नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे देश में इधर के करीब करीब 2 दशक में और खास तौर से 2013 के बाद से इतनी तेज गति से मज़ारें बननी शुरू हुई, मस्जिदें उगनी शुरू हुई, अवैध बस्तियां खास तौर से रेलवे लाइन के आसपास और घुसपैठ भी बहुत बड़ी तादाद में रोहिंग्याज की, बांग्लादेशियों की, यहाँ तक के जो पाकिस्तानी यहाँ पर लॉन्ग वीजा पर आए थे और खास तौर से महिलाएं, वो यहाँ न केवल बच्चे पैदा करने की एक तरीके से मशीन बन गई, बल्कि उन्होंने जो बच्चे पैदा किए उनका खान पान, उनकी एजुकेशन, उनकी परवरिश, उनके शादी ब्याह, उनके भी बच्चों के शादी ब्याह, और फिर वो पाकिस्तान लौटना भूल गई या अगर गई तो फिर प्रेग्नेंट होकर के आई और यहाँ फिर बच्चों को जन्म दिया। ये सिलसिला पिछले कुछ करीब 2-3 दशक में बहुत तेज गति से आगे बढ़ा और उसी के आलोक में हम देख रहे हैं कि जनसंख्या यानी जो आबादी है वो बहुत तीव्र गति से इनकी बढ़नी शुरू हुई, जिस पर बुद्धिजीवी और जो जानकार हैं उन्होंने ये चिंताएं जाहिर की कि साहब ये तो ऐसा लगता है कि बहुत नियोजित तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है और पीएफआई के जो दस्तावेज फिर बरामद हुए छापे के समय और उस पर पाबंदी लगाए जाने के समय, वो तो और भी चौंकाने वाले थे और इसकी पुष्टि करने वाले थे, जिसमें यह कहा गया था कि 2047 तक हम भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कह रहे हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्रों की पांत में ले जाकर के खड़ा करेंगे, संकल्प कर रहे हैं कि इसको सिद्ध करेंगे। दूसरी तरफ पीएफआई जैसे और दूसरे मुस्लिम संगठन उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम तो 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बना देंगे। ये वही देश है जहां सिर कलम करने की चेतावनियां दी जाती हैं बल्कि कर दिए जाते हैं। ये वो देश बन रहा है जहां कहा जाता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये नारा दिया जाता है कि हर घर से अफजल निकलेगा और यहाँ आतंकवादियों के जनाजे में लाखों की भीड़ उमड़ते हुए हमने और आपने देखी है। इन सब चीजों के बीच अगर अलग अलग राज्यों में कुछ अभियान शुरू होते हैं और जो अंजाम तक पहुंचते हुए दिखाई देते हैं, तो थोड़ी सी तसल्ली होती है कि देर से ही सही सरकारों की, शासन प्रशासन की और व्यवस्था की कुछ नींद तो टूट रही है। और ऐसा ही मंजर हम पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद के चंदोला तालाब के आसपास की उस लाखों की बस्तियों पर बुलडोजर चलते हुए देख रहे हैं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में बुलडोजर एक ही जगह इकट्ठे करके एक साथ 3-3, 4-4 हजार पुलिस कर्मियों को लगा करके, मजिस्ट्रेट को लगा करके उनको जमींदोज किया जा रहा है। और ये अकेले जो बुलडोजर हैं, ये ठीक है, योगी आदित्यनाथ के नाम से उनकी पहचान हुई और बहुत सारी सरकारों ने उससे प्रेरणा ली और अब कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन अब ये कहने वालों की कोई कमी नहीं है कि सही रास्ता यही है। अगर आप इनको जो अवैध तरीके से यहां आए, घुसे या घुसाए गए, जिनको आधार कार्ड भी बनाकर दे दिए गए, जिनको राशन कार्ड भी दे दिए गए, जिनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिए गए, अपना वोट बैंक, अपना उल्लू सीधा करने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए, अगर इनको उखाड़ करके जड़ों को नहीं हिलाया गया, सुखाया गया
और जहां से ये आए हैं इनकी पहचान करके वापस उन्हीं देशों में नहीं फेंका गया तो बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्रनाथ भट्ट लखनऊ से और बाबा रामदास जालंधर से। दोनों को जोड़ लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। अहमदाबाद से चंदोला तालाब के आसपास के जो विजुअल्स आ रहे हैं, जरा इन पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों जगह इस समय हिंदुस्तान में हैं जहां रोहिंग्याज को, बांग्लादेशियों को, अवैध घुसपैठियों को न केवल बसाया गया है, उनको आधार कार्ड, डोमिसाइल, मिसाइल सर्टिफिकेट और तमाम दूसरी चीजें मुहैया करा दी गई हैं। ये कितना बड़ा खतरा देश के लिए बन चुके हैं, देश की आबादी के लिए बन चुके हैं। देखिए, ये खतरा तो है ही, और भारत के हर बड़े शहर में है। दक्षिण भारत में भी है, उत्तर भारत में भी है, पूर्वी भारत में भी है, पश्चिम में भी है। इनकी बहुत बड़ी संख्या बंबई में है, भिवंडी में है, नागपुर में है, जहां भी दंगा हुआ था, जलगांव में है। सब जो अहमदाबाद में जो सबसे बड़ी बात उभर के आई है कि बीजेपी की वहां पिछले 35 सालों से सरकार है, और नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक वहां चीफ मिनिस्टर रहे 13 साल। और वहां पे 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में हिंदू तीर्थयात्रियों को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद दंगा हुआ था। उस दंगे को ये लेफ्ट कम्युनिस्टों और जिहादियों के इकोसिस्टम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, पूरे देश में बदनाम किया, पूरे दुनिया में बदनाम किया, बीजेपी को बदनाम किया, भारत राष्ट्र को बदनाम किया, नरेंद्र मोदी को बदनाम किया। कि उस जैसे जिस राज्य में 35 साल से बीजेपी की सरकार हो, उस देश में इतना बड़ा बांग्लादेशी मुसलमानों और अपराधियों का इतना बड़ा साम्राज्य पनपता रहा, ये इस बात को दिखाता है कि ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी मुस्लिम होने का प्रोपेगेंडा कितना भयानक रूप से झूठा था। कोई अंतर नहीं है अहमदाबाद के चंडोला तालाब में या पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में, जो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल नहीं है, वो अब वेस्ट बांग्लादेश बन चुका है। कलकत्ता की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो पहली बात तो ये जो लेफ्ट जिहादी मीडिया है और लेफ्ट जिहादी इकोसिस्टम है, ये चंडोला तालाब ने उसकी कलई खोल दी है कि 25 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की जमीन खाली कराई गई है। और अहमदाबाद ऐसा शहर में इस जमीन की कीमत कितनी हजारों करोड़ में होगी, आप हिसाब लगा सकते हैं। ये बीबीसी जो अपने को बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा महान मीडिया बताता है, लंदन वाला, इसने नरेंद्र मोदी के ऊपर 2002 के दंगों के ऊपर इसने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और उसको इंडिया और बीबीसी लंदन में चली भी, वो इंडिया में रोकी गई। तो उसको बहुत बड़ा प्रेस की आजादी पे हमला बताया गया। लेकिन इस बीबीसी ने आज तक एक डॉक्यूमेंट्री इस पे नहीं बनाई कि आज से 15 साल पहले जब टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और इराक में और सीरिया में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर जो अमेरिका, यूरोप, नेटो की सेनाओं ने हमला किया और कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, उस पर आज तक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर था, जब उसने ऑस्ट्रेलिया से गेहूं और चावल जो इंडिया आ रहा था उसको मलेशिया डाइवर्ट कर दिया और बंगाल फेमिन में 50 लाख लोग मारे गए, उस पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आज तक नहीं बनी। तो अंग्रेजों के यूरोप के मीडिया के जो पाप हैं, इनकी सूची बहुत लंबी है, रात भर में गिनाऊंगा तो भी वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो चंडोला तालाब भारतीय राजनीति का, जो सेकुलर राजनीति का जो सबसे घिनौना चेहरा है, उसको सामने लाता है कि कैसे एक व्यक्ति जो केवल अपने परिश्रम और अपने स्पष्ट दृष्टि से जिस व्यक्ति ने काम किया, और जैसा कि भाऊ महात्मा गांधी को कोट करते हैं कि फाइंड ए पर्पस मीन्स विल फॉलो। आप अपना जीवन का उद्देश्य तय करिए, साधन अपने आप आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने पूरे जीवन इसी सिद्धांत पे काम किया है, आज भी वो इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं।
तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को, इस जैसे नेता को कितना बदनाम किया गया चंदोला तालाब, इसकी कलई खोलता है। इस और वो कौन से वहां के राजा साहब बादशाह जो थे, वो करोड़ों रुपया कमाते थे साल में, और उन्होंने उसी चंदोला तालाब में कई एकड़ में अपना फार्म हाउस खोल रखा था। सैकड़ों एकड़ के जो वहां का तालाब था उसको पाट करके वहां बस्तियां बसा ली गई। तो ये सब हो रहा था। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है, हालांकि उसका नाम गांधीनगर है, लेकिन वो है तो अहमदाबाद के निकट में ही, दूर थोड़ी है। आपने देखा ही है, मैं तो गया भी हूं वहां। तो ये जो अपराध, ये जो लोकतांत्रिक राजनीति और सेकुलर राजनीति के नाम पर जो देश की एकता, अखंडता और इंटरनल सिक्योरिटी के संग जो इतना घिनौना अपराध हो रहा था, और बल्कि इसके लिए बीजेपी सरकार गुजरात की आलोचना होनी चाहिए कि आपने पहलगाम की घटना होने तक का इंतजार क्यों किया, ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हो गई। और गुजरात में ये समस्या है कि वहां पे श्रमिक की, लेबर की बहुत शॉर्टेज है। गुजरात में लगभग 1 करोड़ जो है श्रमिक अन्य राज्यों का है, उसमें प्रमुख यूपी है, बिहार है और उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश के भी हैं। तो लेबर शॉर्टेज की होने की वजह से वहां पर इस तरह की बस्तियों का बसना, इस तरह के लोगों की आबादी का जुड़ना एक उसके लिए फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। तो गुजरात में, बड़ौदा में, राजकोट में, सूरत में, जामनगर में, बड़ौच में, या अलंग जहाँ पे जहाजों को तोड़ा जाता है, शिप ब्रेकिंग यार्ड है, गुजरात के हर बड़े शहर में ऐसे शहर हो, ऐसी बस्तियां बांग्लादेशियों की और रोहिंग्यों की होगी। तो ये बहुत ये आंख खोलने वाला है कि इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर देश के खिलाफ कितना बड़ा अपराध हो रहा था, जो अब सामने आया है। और इसकी बात कोई नहीं कर रहा है कि आपने कितने, और आज भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये अभियान चलाया जाता है कि इनके राज कार्यकाल में मुसलमानों का नरसंहार हुआ, हत्याकांड हुआ, मारा गया, क्या क्या कहा गया। जितना गंदा घृणित बातें मोदी जी के खिलाफ कही जा सकती थी वो कही गई, और आज भी कही जा रही है। मौका जैसी मिलता है तो छुरा भोंकने में ये कम्युनिस्ट और जिहादी जो गठजोड़ है, ये जो है चुप नहीं बैठता। ये सबसे बड़ी इस गंदगी के ऊपर से पर्दा उठाया है चंदोला तालाब के अभियान ने। जी, बात तो आपकी सही है भट्ट साहब, लेकिन मैं इसी में एक सवाल खड़ा करता हूं। बाबा जी 13.5 साल मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी वहां पर, और चंदोला तालाब के आसपास अवैध अतिक्रमण होते रहे। क्या इसलिए आप चुप रहेंगे, या आपके बाद भी जो मुख्यमंत्री रहे वो चुप रहेंगे, या आपसे पहले जो भी रहे, केशुभाई पटेल रहे या दूसरे लोग रहे, वो इसलिए चुप रहेंगे कि उन पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप ना लग जाए? तो इतनी बड़ी बस्ती बस गई वहां, लाखों लोग बस गए, अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, तमाम अवैध गतिविधियां भी। अब तो वहां के गृह मंत्री का भी बयान आ रहा है कि हमने तो इस बस्ती को अगर उजाड़ा है तो हमने ये बंद कर दिया, हमने वो बंद कर दिया, हमने जो अवैध काम हो रहे थे वो बंद कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं ब्लेम तो आपके ऊपर आएगा कि आपके रहते हुए अवैध बस्ती वहां बन कैसे गई। और इसके बाद फिर आपसे इसका भी एक जवाब चाहिएगा कि क्या ये एक बहुत बड़ी नियोजित प्लान है कि रेलवे लाइंस के आसपास बस्तियां बसा लो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं रेलवे से या किसी अथॉरिटी से। जो भी सेंसिटिव जगह है जिनको आप किसी कॉल के आने के बाद जाम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं, वहां आप छितर जाइए, बस जाइए, आबादी बढ़ाइए और कब्जे करिए, और जब मौका आए तो अराजक स्थिति पैदा कर दीजिए। सर अभी भी जो माहौल आपको दिखाई दे रहा है ना, अभी भी जो अगर चंदोला तालाब में बुलडोजर चल रहा है, तो इसका श्रेय भी मैं योगी जी को दूंगा। योगी जी ने इस देश में एक जो पैराडाइम था सर, एक वो अभी मोदी जी ने कहा ना कि हम न्यूक्लियर ब्लफ में नहीं आएंगे अब। सर ये मुस्लिम अराजकता का एक ब्लफ कि हम सड़कों पे उतर आएंगे, हम देश में गृह युद्ध की स्थिति ला देंगे, हमको छुआ तो हम यज्ञ कर देंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बस्ती में आ सके।
मैंने वो एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बिजली वाले थे, वो कह रहा था कि मैं जबरदस्ती तुमको कटिया नहीं उतारने दूंगा, मर जाऊंगा या तुमको मार दूंगा, पर मैं अपने घर का अवैध बिजली कनेक्शन नहीं उतारने दूंगा। और बिजली विभाग की या पुलिस की उस बस्ती में घुसने की हिम्मत नहीं थी। सर ये सारे के सारे जो ये मिथक थे ना, इनको सबसे पहले तोड़ा है योगी जी ने, उसके बाद कुछ हद तक हिमंत विश्व शर्मा ने। तो सर बाकी मुख्यमंत्रियों को थोड़ी सी अभी हिम्मत आई है। और मैं एक बात बताता हूं सर, अभी तो ये जो भी अभियान सीमित है ना, ये हम इसलिए कर पा रहे हैं कि हमने वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या का एक पर्दा है, उसके पीछे छुप के ये काम हो रहा है। सर बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही नहीं, डेमोग्राफी चेंज, डेमोग्राफी बम भारत के हर कोने में पसर रहा है। मैं आपको पंजाब की बात बताता हूं, इतने सुनियोजित तरीके से पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, पूरे हिमाचल में, सर हिमाचल में जो इतनी बड़ी अपराइजिंग हुई और संजौली मस्जिद से जो अभियान शुरू हुआ, और शहर के हर, मतलब हिमाचल के हर शहर में हर 2 दिन बाद एक स्वतः स्फूर्त हिंदू संगठनों द्वारा जो विरोध प्रकट किया गया। आप समझ लिए कि स्थानीय जनता कितनी त्रस्त थी इनके अत्याचारों से, और वो देख रही थी कि ये डेमोग्राफी चेंज करके हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को किस तरह बर्बाद किया जा रहा है। परंतु सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, सैम पित्रोदा जैसे लोग और रवीश कुमार जैसे लोगों को आप क्या करेंगे। रवीश कुमार कहता है क्या हो जाएगा यदि मुस्लिम जो है बहुसंख्यक हो जाएंगे देश में। सैम पित्रोदा कहता है कि क्या हुआ अगर 2-4-10 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या आ जाते हैं तो आपको उनको अपने यहां बसा लेना चाहिए। सैम पित्रोदा। और एक बात बताइए ना, अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक एनजीओ जो है उसने देश में झूठी खबर फैलाई कि पता नहीं कितने 45 रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंक दिया गया। सर वो सरेआम मुसलमानों को भड़का के सड़कों पे उतारने का एक षड्यंत्र था, उसके खिलाफ जिसने ये खबर फैलाई थी, और मैंने सुना वो याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो सर ऐसे लोगों की कोर्ट ने खारिज कर दिया, भगा दिया। हाँ सर उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, कोर्ट से भगाने पर कि तुम ऐसी झूठी अफवाह फैला रहे हो, वो भी तब जबकि देश जो है युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अच्छा सर एक बात बताइए, अभी भी ये जितनी भी कार्रवाई आपको सुनाई दे रही है, मैं अमित शाह जी ने कहा कि मैं हर 15 दिन बाद रिव्यू करूंगा, मुझे रिपोर्ट कीजिए कि आपने कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पकड़ा और कितनों को डिटेंशन सेंटर में डाला, कितने को डिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर ये सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों में ही उनका डिक्टेट क्यों चल रहा है? वो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों के गृह मंत्री हैं या पूरे देश के गृह मंत्री हैं? पंजाब में उनका, पंजाब में ऐसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या पंजाब में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं आके बसे हुए? सर पंजाब में जालंधर शहर में कम से कम 1 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी मिलेगा आपको, कम से कम 1 लाख। उनके खिलाफ मैंने कोई अभियान नहीं चलता देखा। अच्छा सिर्फ मैंने कहा ना, सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं, उत्तराखंड के एक एक नगर को वहां पे सुनियोजित तरीके से 2-2, 2,500, 3-3 हजार बाहर से बुला के गोल टोपी वाले बसाए जा रहे हैं, और बाकायदा उनका सबसे पहला जो काम किया जाता है स्थानीय राशन कार्ड, स्थानीय डॉक्यूमेंट और वोटर लिस्ट में नाम। अब है फिर क्या कि उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल जैसे जो राज्य हैं, इसमें अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप सिर्फ 2-2.5 हजार वोटर नए खड़े कर, तो इन छोटे राज्यों की कई सीटें ऐसी हैं सर, आप 5 से 10 सीटों पे मात्र 2,500 वोट अगर इधर से इधर हो जाए तो 10 सीटें इधर से उधर हो जाती, चुनाव का परिणाम पलट जाता है। और सर ये सुनियोजित तरीके से छोटे राज्यों में ये काम चल रहा है, फिर उसमें चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे गोवा हो,
और चाहे ये छत्तीसगढ़ हो, जहां छोटे छोटे राज्य है, जहां छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहां हार जीत का अंतर 2-4-5, ज्यादातर सीटों का हार जीत का अंतर 2-4-5 हजार होता है। तो इन राज्यों में इन विधानसभा, सर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सुनियोजित ढंग से हर एक विधानसभा में सरकारी जमीनों पे रातों रात कब्जे करके एक झुग्गी माफिया खड़ा किया गया, और 5,000 से लेके 50,000 में एक झुग्गी बिकी, और रातों रात 2-2, 2,500 हजार लोगों को लाके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बसा दिया गया, और अगले दिन ही आम आदमी पार्टी ने उन सबका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया। ऐसा दिल्ली की सभी सीटों पर किया गया, अपना वोट बैंक खड़ा गया। इस बार जब वो चिल्ला रहा था ना चुनाव से पहले, ये हमारा वोटर हटाया जा रहा है, हमारा वोटर लिस्ट में नाम हटाया जा रहा है, राहुल गांधी भी चिल्ला रहा था और अरविंद केजरीवाल भी जो चिल्ला रहा था, वो यही था कि इन्होंने जो फर्जी वोटर खड़े किए थे उनको चुनाव आयोग ने सुनियोजित तरीके से विद ड्यू प्रोसेस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, पूरा स्टैंडिंग ऑपरेटिंग एसओपी जो होता है उसको पूरा फॉलो करते हुए संवैधानिक तरीके से उन सभी लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया, जो कि अवैध बस्तियों में, अवैध इलीगल एनक्रोचमेंट वाली झुग्गियों में एड्रेस देके वोटर लिस्ट में शामिल हुए थे। तो सर ये जो अभियान है, एक तो ये रुकना नहीं चाहिए, नंबर 1, ये देश के सभी राज्यों में चलना चाहिए, नंबर 2 सभी राज्यों और यूटीज में, और नंबर 3 ये सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहना चाहिए। डेमोग्राफी चेंज करने की नीयत से जो षड्यंत्र पूर्वक छोटे राज्यों की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है, और इसमें ज्यादातर लोग बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से लाके इन छोटे राज्यों में बसाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैं समझता हूं कि कुल माइग्रेंट्स की संख्या जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं वो करोड़ों में होगी। जी वीरेंद्र जी, सोमनाथ के आसपास भी पिछले दिनों काफी अवैध निर्माण जो है वो गिराए गए थे, और इसी तरह का मंजर हमें वहां भी देखने को मिला था। द्वारका में भी हुआ था सर। हाँ, द्वारका में भी हुआ था और उधर भी हुआ था, दोनों जगह हुआ है। ये जो इस समय हम बदला हुआ माहौल देख रहे हैं, क्या पहलगाम की घटना टर्निंग पॉइंट थी, जिसके बाद अमित शाह का आदेश आया कि जितने मुस्लिम हैं वो 48 घंटे में भारत छोड़ दें, और जो नहीं छोड़ रहे थे उनको डिपोर्ट करने का भी आदेश आ गया, और ये भी कहा गया कि आवर्जन कानून में अब ये व्यवस्था है कि यदि आप छुपे रहते हैं, कहीं वापस नहीं जाते हैं, तो आपको 3 से लेकर के 10 साल तक की, 7 साल तक की सजा हो सकती है, और 5 से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये एक शुरुआत है। जितने भी अवैध घुसपैठिए यहाँ आकर के बस गए हैं, जम गए हैं, जो हमारे संसाधनों पर बहुत बड़ा बोझ बन गए हैं, और जो हमारी युवा पीढ़ी के रोजगारों को भी खा रहे हैं, एक साफ सफाई का अभियान एक तेज गति से आगे चलाया जाए, बढ़ाया जाए। उससे कह रहे हैं आप? जी हाँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे आसान तरीका है कि हम बीजेपी सरकार की और नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की आलोचना कर दें। दूसरी चीज ये है कि हम देखें हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारी प्रशासकीय व्यवस्था है, उसमें उसकी सच्चाई क्या है, और वो किसी सरकार के ऊपर क्या क्या सीमाएं, क्या क्या लिमिटेशन इम्पोज करता है, क्या क्या उनके आगे उनके ऊपर बंधन डालता है, और उन बंधनों को कैसे योगी जी ने तोड़ा, और जिसको अब अन्य राज्यों के लोग मान रहे हैं। जैसे यूपी के 8-7 जिलों में जिस तरीके से अवैध मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें, मजारे फर्जी जो भारत नेपाल सीमा में बनी हुई थी, बहराइच में और सिद्धार्थनगर में और बलरामपुर में, गोंडा में और श्रावस्ती में, उन सबको तोड़ा गया।
तो ये काम जो है, जो हमारे यहाँ पिछले 70 सालों में जो जो भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए जो सेकुलर राजनीति का जो ताना बाना पिछले 70 साल में बुना गया है, उससे लड़ने के लिए योगी जैसा नेता चाहिए। बीजेपी में भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता। योगी के अलावा हिम्मत की है आसाम के मुख्यमंत्री ने। तो ये काम जो आज हो रहा है, ये तो एनआरसी या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कानून बनने के बाद होना चाहिए था। और आज ये लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि दिसंबर 2019 में पूरे देश में नागरिकता कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के इतना विरोध केवल मुसलमानों की ओर से क्यों किया गया था। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के शाहीन बाग में, महाराष्ट्र में और ये दक्षिण भारत के राज्यों में, आसाम में, कलकत्ता में, और कम से कम 7 राज्यों ने घोषणा की थी, केरला में कम्युनिस्ट है ममता बनर्जी ने, कि हम अपने राज्य में एनआरसी नहीं होने देंगे। तो अब लोगों को, और ये जो बात मैं कह रहा हूं कि सबसे आसान काम है बीजेपी की आलोचना कर देना, हमारा जो किसी भी विषय को सोचने का, समझने का, विश्लेषण करने का जो एक संदर्भ पॉइंट है, वो केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स नहीं है, चुनावी राजनीति है। इससे इस पार्टी को ये लाभ होगा, इससे इस पार्टी को ये नुकसान होगा, ये पार्टी ये सीट जीत लेगी, बस हमारा काम खत्म। जो लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट है, जो दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित है, उसकी कभी बात ही नहीं होती। उसकी बात करने वाले इस देश में केवल 2 लोग हैं, नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लॉन्ग टर्म बस केवल जो है मेरा कार्यकाल ठीक से निकल जाए, बाकी देश भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो अब जो काम हो रहा है, ये केवल पहलगाम का सेंटिमेंट अगले 6 महीने में, 8 महीने में खत्म हो जाए और आप इसको रोक दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको इट हैज टू बी ए लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड प्रोग्राम। इसको महाराष्ट्र में चलाने की जरूरत है, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, झारखंड में, आसाम में, हर जगह ये समस्या, और उत्तराखंड में। और लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि डेमोग्राफी यानी आबादी का कैरेक्टर आपका भविष्य तय करता है। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। याद कर लीजिए, कराची में और लाहौर में आप 1947 में हिंदुओं का बहुमत था, आज ढूंढे नहीं मिलते। तो डेमोग्राफी ही आपका भविष्य है। और आज ही खबर छपी है दैनिक भास्कर में, मध्य प्रदेश का सागर जिला है बुंदेलखंड का, वहां पर एक मोहल्ला शनिवारिया या शुक्रवारिया है, वहां पे मुस्लिम बहुल मोहल्लों से 20 लाख 25 लाख के मकान मुसलमान हिंदू लोग मुसलमानों को 3 लाख 4 लाख 5 लाख में बेच के भाग रहे हैं। यही संभल, वीरेंद्र जी, संभल देख लीजिए, संभल में 47 में क्या था और आज क्या है। और भोपाल में आज भी ये हो रहा है, जबकि लगातार वहां बीजेपी की सरकार है। तो लोगों को ये कि किस पार्टी को लाभ होगा, किस पार्टी को हानि होगी, जरा इससे ऊपर उठें, अपने परिवार और अपने समाज का भविष्य का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य को देखें और ठंडे दिमाग से जरा इसके बारे में अपने विचार को और अपनी सोच को, शक्ति को विकसित करें, उसके बाद अपना विचार बनाएं। और कूद करके सोशल मीडिया पे एक टिप्पणी कर देना या जो कुत्ता घसीटी होती है हिंदी के टीवी चैनलों की डिबेट में, उससे लोगों को बचना चाहिए। और कौन नेता क्या जो है ज्यादा बोलने में प्रवीण है, कौन ज्यादा काबिल है, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि किस विषय पे चर्चा हो रही है और आपको क्या उस विषय को समझने में कोई सहायता, कोई नई दृष्टि मिल रही है, या केवल आप टीवी में उस डिबेट को इसलिए देख रहे हैं कि आपका मनोरंजन हो रहा है। ये बात बहुत साफ समझ लीजिए। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जैसा ठग दिल्ली में 10 साल राज करके ले रहा, 50,000 करोड़ रुपए कमा ले गया, एजुकेशन में स्वास्थ्य के नाम पे उसने इतना बड़ा घोटाला किया, एक नया बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना, एक नया स्कूल कॉलेज नहीं बना, और वो आदमी कहता था कि हमारा सिसोदिया का एजुकेशन मॉडल तो जापान से लोग देखने आ रहे हैं, क्या क्या बोला जाता था। और टीवी चैनलों को उसने दवा के विज्ञापन दिया, साल में 1,000 करोड़ रुपए खर्च करता था,
तो किसी भी टीवी चैनल में, किसी भी अखबार में उसकी सरकार के बारे में एडवर्स रिपोर्ट नहीं आती थी। यही काम वो पंजाब में कर रहा है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वो बहुत ही संवेदनशील एरिया है। तो लोगों को किसी पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हित का संरक्षण करने में सक्षम है। उसे आपके सलाह की आवश्यकता नहीं है, आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास वो इतने सक्षम हैं, उनके पास इतना बड़ा तंत्र है, वो देश हित में क्या करना है वो उनको हमसे, आपसे, हमसे बेहतर मालूम है। और वो कर भी रहे हैं, करके दिखा भी रहे हैं। वो रोज सिद्ध भी करते हैं। उन्हें किसी हमारे प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन एज ए नागरिक हमारी भी जिम्मेदारी है। सारा काम जो है सरकार नहीं करती, सारा काम प्रधानमंत्री नहीं करता। एज एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन हमको लगा कि वो हमको मुरादाबादी जो बिरयानी है वो प्लेट मिल रही है 50 रुपए की, वो हिंदू वाले क्या मिल रही है 100 रुपए की, तो 50 रुपए की दबा के खाओ। जरा इस पे सोचें। बाबा जी, ये जो बार बार कहा जाता था कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो यही फॉल्ट लाइन थी जो अभी पहलगाम घटना के बाद अमित शाह ने कहा कि 48 घंटे में देश छोड़ दें, और उसके बाद फिर पता लगा कि ये कागज क्यों नहीं दिखाना चाहते थे। असल में सर, ये जो कागज नहीं दिखाने का दुस्साहस भरा, ये जो दंभ भरा, जो इनकी जो अभिव्यक्ति थी ना, इसके पीछे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी जैसे लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, एनजीओस, हमारा मीडिया, रवीश कुमार जैसे हमारे मीडिया कर्मी, मीडिया हाउसेस, न्यूज लॉन्ड्री और स्क्रॉल और स्क्विंट और द प्रिंट और ये वायर और आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग कह रहे कहां से दिखाएगा कागज, कहां से दिखाएगा। ऐसे लोग और सबसे बड़ा दोषी हमारा सुप्रीम कोर्ट। सर, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर 50,000 से ज्यादा अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अवैध बसे हुए हैं, और जब उनको हटाने की पूरी तैयारी कर ली तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया कि पहले इनके रहने की व्यवस्था कीजिए। मतलब हमारे दामाद लगते हैं क्या? मतलब उत्तराखंड के दामाद हैं कि उनके पहले रहने की व्यवस्था की जाएगी? सर, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ मुलायम सिंह के राज में, तो सर मुजफ्फरनगर से जो लड़के डिस्प्लेस हुए, जो परिवार डिस्प्लेस हुए, तो ये मुनव्वर हसन की जो फैमिली थी कैराना में, इन्होंने सर एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल प्लॉट का इंतजाम किया तुरंत, और बिल्कुल दाम के दाम में 25-25 गज के प्लॉट बेचना शुरू किया। उन लोगों को बाकायदा न्योता दे दे के बुलाया और अपने इलाके की मुस्लिम लड़कियों से उनसे शादी की, पहला काम। और उस कॉलोनी का नाम है जमाई कॉलोनी, और ये कैराना में नई बसी है, टोटली अवैध है। और ऐसी कॉलोनियों में जो लिविंग कंडीशंस होती है उनका अंदाजा आप लगा सकते हैं, न पानी न सीवर, मतलब वह मक्खी मच्छर गंदगी। सर, कोई अगर आपका दर्शक कैराना का होगा तो मेरी इस बात को ताकीद कर देगा। और मुनव्वर हसन की फैमिली ने, यही इकरा हसन जो अभी सांसद है वहां से, इनके परिवार ने सर हजारों लोगों को बसाया, अपनी बेटियां ब्याही उनसे, और वोटर लिस्ट में उनके नाम बढ़वाए। सर, इस तरीके से सुनियोजित तरीके से किसी एक विशेष इलाके की डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र चल रहा है। सर, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। षड्यंत्र बहुत बड़ा है, और मुझे लगता है कि जो फॉल्ट लाइन है वो पकड़ में आ गई। पता तो पहले भी होगा, लेकिन पहलगाम की घटना ने ये उधेड़ दी, सामने ला दी। अब इससे निपटने की जिम्मेदारी जितनी केंद्र की है उतनी राज्य सरकारों की भी है और नागरिकों की भी है। नागरिकों का भी दायित्व है कि अपने आसपास अगर संदिग्ध लोगों को, अपरिचित लोगों को देख रहे हैं, फैमिलीज को देख रहे हैं, तो उनकी सूचना पुलिस स्टेशन में जरूर दे दें।
ताकि उनको वापस भेजने का इंतजाम हो सके। और जहां जहां इस तरह की बस्तियां बसाई जा रही हैं सरकारी जमीनों पर या दूसरी जगहों पर, उनको भी वैसे ही ध्वस्त किया जाए जैसे अभी चंदोला तालाब के पास हम अहमदाबाद में देख रहे हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब और बाबा रामदास जी, आप दोनों जुड़े और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।